नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 15 मई 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं वो भी हम आपको अभ्यास के लिए देंगे, और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे। आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। खूनी दरवाजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं। आप ध्यान रखें, जब हम खूनी दरवाजे की बात करते हैं तो 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसको बनाया गया था। इसका नाम खूनी दरवाजा पड़ने का प्रमुख कारण ये है कि इसी द्वार के पास में अगर हम देखें तो 1857 की क्रांति में कुछ हत्याएं प्रमुख रूप से हुई थी, तो इस कारण से इसका नाम खूनी दरवाजा पड़ा। तो तीसरा कथन भी सत्य है। अगर हम दूसरे की बात करें कि इसकी वास्तुकला में मुगल और नागर शैली का मिश्रण है, तो ध्यान रखें मुगल तो है ही, साथ साथ अगर हम ध्यान रखें तो इसमें अफगान शैली उसका एक तरह से मिश्रण है, न कि नागर शैली का। इस आधार पर दूसरा कथन असत्य है, 1 और 3 सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से खूनी दरवाजे के ऊपर है, जो एक तरह से दिल्ली में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के एक तरह से पास में स्थित है, और माना जाता है कि जो इसका निर्माण है वो मुगल और अफगान शैली में किया गया था। अगर हम इस खूनी दरवाजे में देखें तो इसका जो निर्माण है वो कॉर्डजेट पत्थर से एक तरह से किया गया है। शेरशाह सूरी के समय जब इसे बनाया गया था तो इसका नाम लाल दरवाजा था, और जैसा हमने चर्चा किया कि 1857 की क्रांति में यहाँ पर जो कुछ हत्याएं हुई थी उसके बाद इसका नाम खूनी दरवाजा पड़ा। और हत्या की घटनाएं प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो बहादुर शाह जफर के 2 बेटे और एक अगर हम नाती की बात करें तो यहाँ पर उनकी हत्या की गई थी, और ये हत्या लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा की गई थी। तो इसी आधार पर अगर हम देखें तो दिल्ली का जो कैप्चर किया गया था ब्रिटिश के द्वारा इस पहले स्वतंत्रता संग्राम में, उसी आधार पर लाल दरवाजा का नाम बदलकर खूनी दरवाजा किया गया। दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में डाक द्वारा मतदान करने के हकदार व्यक्ति कौन होते हैं। तो देखिए, विधानसभा में कौन व्यक्ति डाक के माध्यम से मतदान कर सकते हैं, इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो चुनाव आयोग के द्वारा सूचना जारी की जाती है कि किसी भी विधानसभा चुनाव में राज्य में कौन कौन लोग मतदान कर सकते हैं डाक के आधार पर। इसमें सामान्य तौर पर जो विशेष मतदाता होते हैं, विशेष मतदाता का मतलब यहाँ पर मान लीजिए वृद्ध या दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो उनके संदर्भ में स्थितियां बनती हैं कि डाक के द्वारा मतदान कर सकते हैं। साथ साथ अगर हम देखें सर्विस मतदाता, यानी किसी भी तरह की मान लीजिए सेना में है, अर्धसैनिक बल में है, सुरक्षा बल के रूप में काम कर रहे हैं और जहां वोटिंग हो रही है वहां से दूर तैनात हैं, तो वो स्थिति बन जाती है। चुनाव ड्यूटी पर जो लोग लगे हुए हैं वो भी एक तरह से मतदान कर सकते हैं, अगर कहीं पर चुनाव हो रहा है जहां पर वो मतदाता हैं लेकिन वो कहीं दूसरी जगह पर मान लीजिए चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं। इसी के साथ साथ जो लोग निवारक निरोध के अधीन एक तरह से गिरफ्तार किए गए हैं, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो किसी भी अपराध में अगर किसी को एक तरह से निवारक निरोध के रूप में गिरफ्तार किया गया है तो उनको भी डाक द्वारा मतदान का अधिकार दिया जा सकता है। तो चारों यहाँ पर आप देखें तो डाक से मतदान का अधिकार पा सकते हैं। इस आधार पर उत्तर है हमारा डी, 1 2 3 4 चारों सत्य हैं। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से कर्नाटक चुनाव में अगर हम देखें तो एक विधानसभा का जो मतदान है उसकी जो मतगणना है उसके संदर्भ में है, और ये जयनगर का चुनाव है, जहां पर अगर हम देखें तो एक पार्टी के उम्मीदवार को 16 मतों से विजय प्राप्त हुई है, लेकिन प्रारंभिक स्थितियों में अगर हम देखें तो दूसरी पार्टी का जो कैंडिडेट था उसको 294 वोट से जीत मिली थी। लेकिन नियम ये कहता है कि जो भी जीत का मार्जिन है वो अगर पोस्टल बैलेट से कम होता है तो जो भी पोस्टल बैलेट होते हैं उनकी दोबारा काउंटिंग की जाती है। ये एक तरह से चुनाव आयोग का नियम है। तो यहाँ पर 294 वोट से जीत मिली थी, और टोटल जो पोस्टल बैलेट थे वो 750 थे। इस नियम के आधार पर जो पोस्टल बैलेट थे उनकी दोबारा जांच की गई कि कौन से सही थे, कौन से गलत थे, या किनको इनवैलिड किया गया था, वो रिकाउंटिंग की गई। उस आधार पर आप देखें तो 294 वोट से जो कैंडिडेट जीत रहे थे उनका चुनाव एक तरह से पलट गया, और दूसरा अपोजिट जो कैंडिडेट था वो 16 मतों से जीता। तो इसके संदर्भ में अगर आप देखें तो कांग्रेस के उम्मीदवार हार गई और एक तरह से बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो अंतिम रूप में जीते। तो कांग्रेस यहाँ पर कह रही है कि ये जो पुनर्मतगणना की गई है पोस्टल बैलेट के संदर्भ में, इसके लिए वो हाई कोर्ट में एक तरह से अपील करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये नियम ध्यान रखना है कि दोबारा एक तरह से पोस्टल बैलेट को कब गिना जाता है। ये गिने जाने की स्थिति तब बनती है जब जीत का जो मार्जिन है वो पोस्टल बैलेट की संख्या से कम रहता है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश परमाणु अप्रसार संधि यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी द्वारा परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगर हम परमाणु अप्रसार संधि की बात करें तो 1970 से प्रमुख रूप से ये प्रभावी हुई, लेकिन इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए जो दस्तावेज हैं वो 1968 से ही एक तरह से प्रक्रिया में आ गए थे। अंतिम रूप में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 187 देश इसमें शामिल हैं। कोई भी एक तरह से हथियारों की लिमिट करने या उनको सीमा में रखने की जो संधियां हैं अलग अलग देशों के संदर्भ में, उसमें सबसे बड़ी ये संधि है।
यहाँ पर आप ध्यान रखें कि संधि के अनुसार 5 जो एक तरह से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं, यानी यूएस, यूके, फ्रांस, रूस और चीन, इनको एक तरह से अगर हम देखें तो ये प्रमुख रूप से परमाणु हथियार संपन्न देश कहे जाते हैं। 4 और देशों की अगर हम बात करें, यानी भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया, उन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इन चारों को एक तरह से परमाणु हथियार संपन्न देश का दर्जा प्राप्त नहीं है। इस आधार पर आप ध्यान रखें, जिनको परमाणु हथियार संपन्न देश का दर्जा प्राप्त है उसमें फ्रांस, रूस और चीन एक तरह से शामिल है। लेकिन अगर हम ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें, ये इसमें शामिल नहीं है। यानी हमारा उत्तर हो जाता है सी, 1, 2 और 4 सत्य है। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि इस आलेख के माध्यम से भारत की जो परमाणु एक तरह से नीति है उसको एक तरह से सटीक बताया गया है, जिसके आधार पर केवल परमाणु हथियार को हम डेटरेंस के रूप में उपयोग करते हैं। यानी इसके प्रथम प्रयोग करने की एक तरह से जो स्थिति है वो भारत ने अपने परमाणु सिद्धांतों में नहीं मानी है, और उस आधार पर अभी भी परमाणु हथियारों का जो हमारे पास भंडार है वो हमारी सुरक्षा में एक बड़े कह सकते हैं एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस ग्रह को कभी कभी सौर मंडल का गहना कहा जाता है। यह सौर मंडल का सबसे कम सघन ग्रह है। ध्यान रखें, जब हम सबसे कम सघन की बात करते हैं यानी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे कम डेंसिटी एक तरह से मानी जाती है शनि यानी सैटर्न ग्रह की, और माना जाता है कि ये इतना कम सघन है कि अगर हम पानी में इसको डुबोएं तो ये तैरता रहेगा। और साथ साथ अगर हम देखें तो इसे सौर मंडल का गहना कहा जाता है, क्योंकि अगर हम शनि की एक तरह से बात करें तो इसके चारों तरफ एक तरह से जो छल्ला है वो पाया जाता है, और इस तरह की 7 रिंग है वो शनि के चारों ओर पाई जाती हैं। तो दोनों कथन अगर हम देखें तो यह सैटर्न यानी शनि ग्रह के साथ में संदर्भित है। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है बी। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार यह है कि शनि के चारों तरफ जो छल्ले पाए जाते हैं उनके संदर्भ में उनकी जो आयु है उसके बारे में अनुसंधान में पता लगाया गया है। अगर हम शनि की बात करें तो इसकी जो आयु है वो लगभग 4.5 अरब वर्ष मानी गई है, लेकिन ये जो छल्ले इसके चारों ओर बने हुए हैं ये लगभग 400 मिलियन वर्ष पुराने माने गए हैं। इसके संदर्भ में प्रमुख रूप से आंकड़ा अगर हम देखें तो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से प्राप्त किया गया था, जो शनि के अध्ययन के लिए छोड़ा गया था, और 2004 में ये शनि के पास एक तरह से पहुंचा और वहां से इसने आंकड़े दिए। अंतिम रूप में 2017 में यह शनि के वायुमंडल में एक तरह से टकराकर नष्ट हो गया। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में यूपीएससी के द्वारा विगत वर्ष के जो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न है वो हम आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2011 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हमने अभ्यास के लिए चुना है। प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? देखिए, आयन मंडल के माध्यम से प्रमुख रूप से पृथ्वी पर जो रेडियो संचार है वो प्रमुख रूप से संचालित होता है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर प्रमुख रूप से आधार देखें तो 2 आधार दिए गए हैं। पहला, ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। देखिए, ओजोन की एक तरह से जो परत है उससे परावर्तित नहीं होती है, प्रमुख रूप से आयन मंडल से होता है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती है। तो देखिए, जब हम रेडियो तरंग की बात करते हैं तो इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है, इस आधार पर इनकी आवृत्ति बहुत कम होती है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो आयन मंडल से ये संचार करने के लिए सुसाध्य होती हैं, ये कारण एक तरह से सही नहीं है। तो दोनों कारण यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल की जो भूमिका है रेडियो संचार के संदर्भ में, जो उसको एक तरह से आसान करता है, उसके साथ संबंधित नहीं है। तो इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है डी, ना तो 1 ना ही 2। दैनिक क्विज के तीसरे भाग में आज के तथ्य की हम चर्चा करते हैं, और आज हम प्रेडेटरी प्राइसिंग के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जब हम प्रेडेटरी प्राइसिंग की बात करते हैं तो इस तरह के मूल्य होते हैं जिस आधार पर दूसरे एक तरह से जो भी कह सकते हैं प्रतिस्पर्धी हैं उनके बाजार को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाई जाती है। यानी आप इस तरह के मूल्य निर्धारित करते हैं जो कि अन्य आपके प्रतिस्पर्धियों को बाजार में बिल्कुल ठहरने की एक तरह से स्थिति में नहीं छोड़ते हैं। अगर ऐसे बाजार में मूल्य रहेंगे तो प्रतिस्पर्धा की जो स्थिति है वो एक तरह से कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाती है, और किसी भी देश में आप देखें प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा काम किया जाता है। तो इस तरह की जो प्रेडेटरी प्राइसिंग होती है उसको रोकने के लिए प्रयास किए जाते हैं। भारत में दूरसंचार क्षेत्र की जो नियामक संस्था है ट्राई, उसकी तरफ से ये कहा गया है कि जो भी भारत में टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनके द्वारा जो भी टैरिफ प्लान दिए जाते हैं उनकी जांच की जाएगी, जो वर्तमान में है और जो पहले उनके द्वारा दिए गए थे, कि ऐसा तो नहीं है कि इस तरह की प्राइसिंग रखी गई कि ये प्रेडेटरी थी, मतलब अन्य जो प्रतिस्पर्धी हैं उनके बाजार को वो नुकसान पहुंचा रही थी। क्योंकि यहाँ पर आप देखें प्रमुख रूप से कि जो वोडाफोन एक तरह से आइडिया है उसकी तरफ से एक शिकायत की गई है
तो यहाँ पर जांच में ऐसा नहीं है कि अन्य कंपनियों पर जांच होगी, उनके साथ साथ वोडाफोन आइडिया के जो प्लान है उन पर भी यहाँ पर जांच बैठाई जाएगी। यहाँ पर ट्राई का ये कहना है कि वो हर तरह के टैरिफ प्लान पर जांच करेंगे, वो एक तरह से चाहे आज का हो या पहले जो उन्होंने टैरिफ प्लान दिए थे। यहाँ पर ट्राई का कहना है कि 4G प्लान के साथ साथ जो अभी कुछ 5G प्लान दिए जा रहे हैं टेलीकॉम ऑपरेटर के द्वारा वो जांच में है। साथ साथ पहले जो 2G और 3G के प्लान थे उनकी भी जांच की जाएगी। यहाँ पर ट्राई का कहना है कि ये जो जांच है उसका प्रमुख रूप से आधार ये है कि जब भी किसी टेलीकॉम ऑपरेटर के द्वारा अनलिमिटेड प्लान एक तरह से दिया जाता है तो ये प्रेडेटरी प्राइसिंग का एक तरह से आधार बनता है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो जांच की जा रही है उसमें अनलिमिटेड प्लान को प्रमुख रूप से लक्ष्य बनाया गया है, क्योंकि इससे ही दूसरे जो एक तरह से प्रतिस्पर्धी उनको नुकसान होता है। और ध्यान रखें, ट्राई इस तरह की जांच पहली बार इतने बड़े और व्यापक स्तर पर करने जा रही है, जिसमें पुराने टैरिफ प्लान को भी एक तरह से जांच के दायरे में लाया गया है। सामान्य तौर पर अगर हम देखें, टैरिफ के संदर्भ में जो भी एक तरह से प्रक्रिया रहती हैं उनको बड़े पैमाने पर ट्राई की तरफ से उसमें कोई दखल नहीं दिया जाता है, लेकिन ट्राई की तरफ से जब भी कोई नया प्लान आता है तो प्लान आने के 1 हफ्ते तक प्रमुख रूप से उस प्लान के संदर्भ में जांच की जाती है और ये ट्राई लगातार करता है। लेकिन यहाँ पर जो माना जा रहा है कि अनलिमिटेड प्लान जैसी स्थितियाँ आई हैं उनसे कुछ प्रतिस्पर्धियों को नुकसान हुआ है, तो शायद ये जांच की स्थिति ट्राई नहीं कर पाया है। इसीलिए ट्राई के द्वारा व्यापक स्तर पर वर्तमान और पिछले जो टैरिफ प्लान है उन सब की जांच की जाएगी। यहाँ पर ये जो जांच शुरू की गई है प्रेडेटरी प्राइसिंग के संदर्भ में, प्रमुख रूप से आप देखें यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की तरफ से शिकायत की गई है। उनका ये कहना है कि 5G के जो प्लान है, रिलायंस जियो का हो या भारती एयरटेल का, इनके द्वारा अनलिमिटेड एक तरह से डाटा इसमें दिया जा रहा है और इससे उनके मार्केट को नुकसान होगा, यानी वोडाफोन आइडिया का मार्केट। यहाँ पर आरोप वोडाफोन आइडिया का प्रमुख रूप से ये है कि 5G सेवाएं जो रिलायंस जियो और भारती एयरटेल दे रहे हैं वहाँ पर 4G के रेट एक तरह से उपयोग किए जा रहे हैं और ये प्रेडेटरी प्राइसिंग का एक तरह से आधार बनता है। तो यहाँ पर ट्राई का कहना है कि वो वोडाफोन की भी एक तरह से जांच करेगा, क्योंकि उनके द्वारा भी इस तरह के अनलिमिटेड प्लान पहले लाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखें, केवल वोडाफोन आइडिया के पुराने प्लान नहीं, साथ साथ अगर हम भारत सरकार की एक तरह से जो टेलीकॉम कंपनी है BSNL, उसके कुछ प्लान को भी एक तरह से जांच के दायरे में लाया जाएगा। क्योंकि प्रेडेटरी जो प्राइसिंग होती है उस आधार पर आप प्रतिस्पर्धा को समाप्त करते हैं और उसको एक तरह से अगर आप समाप्त करेंगे तो ये किसी भी देश के बाजार में सही स्थितियाँ नहीं मानी जाती हैं। तो ट्राई की जांच में शायद आगे चलकर ये स्पष्ट होगा कि इस तरह के मूल्य को लेकर क्या टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा कार्य किया गया है। आज के दैनिक कुछ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम पर IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।